गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अभी जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसके बाद हमने आपको एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, हेडिंग डाले सभी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन axial line of a circular current carrying conductor। अभी हमारे पास एक कंडक्टर है, सर्कुलर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, हमें करना क्या है कि हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है। फॉर एग्जांपल, हम ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर चल रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है ये कैसी है, ध्यान से समझे। ये जो डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ ये 3D में है। आपने फर्स्ट यूनिट में भी सेम इसी तरीके का एक आर्टिकल किया था, ठीक है, उसी से हम इसको रिलेट करेंगे। ये हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो हम यहाँ पर डिनोट करेंगे अभी। और ये उसकी एक्सियल लाइन है। क्लियर, आप रिलेट कर पा रहे हैं। ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये इसकी एक्सियल लाइन है। क्लियर। अब एक्सियल लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखो, हम लेकर चलते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल, अगर हम लेकर चले इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज। अब हम ये लेकर चल रहे हैं कि इस सर्कुलर कंडक्टर की, इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो ए है, और ये इसकी एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पर इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। क्लियर। अब ये जो पॉइंट है ये इस कंडक्टर के सेंटर से, ये इसका सेंटर है और सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पर इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको कैलकुलेट करना है। हम क्या लेकर चलते हैं कि हमारे पास दो करंट एलिमेंट है। हमने एक करंट एलिमेंट स्मॉल डी एल यहां ले लिया। क्लियर, इसका नाम दे दिया हमने सी। एक करंट एलिमेंट मैंने नीचे वाला जो एंड है यहां पर ले लिया, इसको नाम दे दिया मैंने डी। दोनों की लेंथ डीएल है। क्लियर। अब इस करंट एलिमेंट से जो पॉइंट पी है इसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल एस। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि इस कंप्लीट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं कि लेट dB1 is magnetic field at P due to current element C। ये जो हमारे पास करंट एलिमेंट है C, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पर वो हमने लिया है dB1। अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ आप इसकी डायरेक्शन देंगे तो भाई जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये अगर हम इस वायर को इस तरीके से स्ट्रेच कर दे तो ये पॉइंट P, इस ये जो करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन ध्यान से समझो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पॉइंट P यहाँ पर है। क्लियर। अब अगर मैं बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करूं तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट P है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरीके से होगी, इसके परपेंडिकुलर, यानी ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है dB1। अब दूसरा करंट एलिमेंट लिया हमने dl।
ठीक है। इसकी वजह से भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल रहे हैं dB2। dB1, dB2 आर मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट C एंड D। C और D करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने dB1 और dB2 लिया है क्योंकि हमारे करंट एलिमेंट स्मॉल है। अब यहां से इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में। अब ये हमारे पास dB2 है, ये जो एंगल है इसको हम फाई लेकर चल रहे हैं, ये हमारा एंगल है फाई, तो ये एंगल भी फाई होगा। क्लियर। अब यहां से अगर हम इन दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर दें dB1 और dB2 के, ये एंगल फाई है तो ये जो एंगल है ये भी फाई होगा। कैसे? देखो, ये जो हमने एरो ड्रा किया है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्लियर। ये कंप्लीट एंगल हमारा 90 डिग्री है, देख पा रहे हैं आप, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल फाई है, ये एंगल हम कोई भी मान लेते हैं एक्स। ठीक है, यानी एक्स में जब हम फाई जोड़े तो हमारे पास 90 डिग्री आता है। ठीक है। अब सेकंड हमारे पास है ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री। अब हमें पता है ये एंगल कंप्लीट 90 डिग्री है और ये एंगल हमारे पास x है, तो x में हम क्या जोड़े कि 90 हो तो 5। क्लियर। अब ये एंगल हमारे पास 5 हो गया और ये जो एंगल है ये भी 5 हो गया। अब ये दोनों एंगल 5 हो गए तो यहां से ये हो जाएगा dB1 cos 5, ये हो गया dB2 cos 5। अगर इसका डायग्राम समझ आ गया तो ये आर्टिकल सोल्व होगा। अब इधर जो कंपोनेंट रहेंगे वो dB1 sin 5, इधर ये dB2 sin 5। क्लियर। अब हम वैल्यू लेकर चलते हैं dB1 को अगर आप बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो dB1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। क्लियर। करंट एलिमेंट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जिसको आप पोजीशन वेक्टर बोलते थे, यहां पर वो s है, देन s स्क्वायर। क्लियर। अब करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है। यहां मैं लिख देता हूं एज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप सोच रहे हैं सर थीटा 90 डिग्री कैसे है? बेटा ये डायग्राम 3D में बनाया हमने, ये हमारा कंडक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है एक तरीके से टेंजेंट है। क्लियर। तो ये टेंजेंट है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल 90 डिग्री है तो हमने लिख दिया कि थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, साइन 90 1 हो जाएगा, यानी कि जो dB1 है उसकी वैल्यू आई हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन s स्क्वायर। s स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर। अब सेम अगर हम करंट एलिमेंट D की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो वो आएगी dB2, और यहां से देख सकते हैं आप कि भाई करंट एलिमेंट की लेंथ भी dl है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये भी क्या है, s ही है, यहाँ ये जो रेडियस है वो भी a है, यानी कि जो dB1 होगी वो भी dB2 के बराबर होगी। अब यहां से आपके पास dB1 और dB2 की वैल्यू आ गई। अब आप यहां से देख सकते हैं कि भाई dB1 और dB2 अगर बराबर है तो उनके dB1 cos 5 और dB2 cos 5 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एज dB1 cos 5 एंड dB2 cos 5 आर equal and opposite, they cancel out each other, वो दोनों एक दूसरे को
कैंसिल कर देंगे। अब बात बचती है जो उनके कंपोनेंट है साइन फाई। तो dB1 साइन फाई और dB2 साइन फाई किस में है, सेम डायरेक्शन में है, तो वो ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें टोटल मैग्नेटिक फील्ड की तो वो क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाई। dB1 और dB2 को हम सिंपल dB से डिनोट कर देते हैं। अब यहां से वैल्यू डाल दो आप, देन B इज इक्वल्स टू dB। dB की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम इस ट्रायंगल से OCP, ये हमारा पॉइंट है यहाँ पर P। तो यहां हम लिख देते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल OCP ट्रायंगल से हमारे पास क्या आएगा, साइन फाई इज इक्वल्स टू A अपॉन S। साइन फाई इज इक्वल्स टू A बाई S, इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं। देन A बाई S की वैल्यू अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट की पावर 1/2। यहाँ पर हमारे पास S स्क्वायर नहीं है, S है, इसलिए हमने पुट किया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट की पावर 1/2 यानी कि अंडर द रूट। अब इस कंप्लीट का हमें करना है इंटीग्रेशन। तो अगर हम यहाँ से देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगी, देखो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3/2 होगी। क्लियर, ये आर्टिकल आप पहले कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो थोड़ा फास्ट करें। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेते हैं और ये जो dl है इसका हमारे पास इंटीग्रेशन होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl। अब यहां से हम देख सकते हैं कि भाई ये जो सारे करंट एलिमेंट है dl मिलकर क्या बनाएंगे 2 पाई a। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास आएगी म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3/2 इंटू 2 पाई a। क्लियर, यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर हम 2 पाई से कैंसिल करें तो ऊपर तो हमारे पास क्या हो गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, 2 पाई से 4 पाई को हमने कैंसिल कर दिया, देन 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3/2। क्या किया हमने, ये जो 2 पाई है इससे इस 4 पाई को कैंसिल कर दिया, यहाँ ओनली 2 बचेगा। देन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3/2। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई, किसकी वजह से, ये जो हमारी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है इसकी एक्सियल लाइन पर हमने एक पॉइंट लिया P, जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल a है, और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I करंट फ्लो हो रहा है। तो जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये होगी। क्लियर, अब इसके आते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस के अंदर अब इसको नोट करो फास्ट। क्लियर, अब स्पेशल केस के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, सबसे पहले है हमारे पास कि अगर हमारा पॉइंट जो P है स्पेशल केस फर्स्ट, इफ P lies at सेंटर, जो हमारा P पॉइंट है वो सेंटर पर है, O पर है। क्लियर, देन R इज इक्वल्स टू 0।
आर जीरो हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ से आर को जैसे ही आप जीरो पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, आर को जीरो पुट किया यानी ए स्क्वायर और कंप्लीट के पावर 3/2 यानी नीचे बचेगा ए का क्यूब। क्लियर। अब यहां से एक तो हम लिख सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्लियर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर दे और पाई से ही डिवाइड कर दे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास होगी म्यू नॉट आई, अब पाई से मल्टीप्लाई किया देन पाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द लूप, देन वी कैन राइट ए अपॉन 2 पाई ए क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कहां पर, सेंटर पर। क्लियर। अभी इसके बाद आता है दूसरा कि अगर हमारा पॉइंट P एक्सियल लाइन पर सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है और जो सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो स्मॉल है, यानी कि अगर हम लेकर चले इफ r इज वेरी वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू a देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, अब देखो r बहुत ज्यादा है a बहुत कम है, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, a को नेग्लेक्ट करेंगे। अब आप a को नेग्लेक्ट करो तो क्या आएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2 यानी a का क्यूब। सॉरी यहाँ पर हमें a को नेग्लेक्ट करना है तो a को नेग्लेक्ट कर दिया देन r का क्यूब। क्लियर। अब फिर से हम पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर एरिया डिवाइडेड बाय 2 पाई आर क्यूब, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास। क्लियर। अभी तीसरा केस आता है यहाँ पर हमारे पास कि अगर ये जो हमारा पॉइंट है P ये एक्सियल लाइन पर उतनी ही डिस्टेंस पर हो जितनी की इस सर्कल की रेडियस है, तो हमारा थर्ड केस आता है इफ r इज इक्वल्स टू a, अगर r a के बराबर है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से देखिए आप ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। क्लियर। तो 2 की पावर 3/2 और 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर हो गई 2.5 यानी कि 5/2 इंटू ए स्क्वायर की पावर 3/2 यानी a का क्यूब, स्क्वायर ऊपर है तो यहां से हमारे पास ये क्या बचेगा, ओनली a। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर हमारा जो पॉइंट P है वो एक्सियल लाइन पर उतनी डिस्टेंस पर है जितना कि इस सर्कल की रेडियस। क्लियर। तो ये तो हुए कुछ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले। अब यहां से हम ये बताने वाले हैं कि जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए हम जो रूल अप्लाई करेंगे वो हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। क्लियर। या फिर यहां पर अगर हम बात करें तो देखो ये जो सर्कुलर कॉइल है, अब सर्कुलर कॉइल के अंदर हमारे पास दो केस हो सकते हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। ये करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। अब हमें बताना है कि ये जो करंट कैरिंग लूप है, हमें पता है करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्लियर। अब मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो उसके मतलब दो पोल है। अब दो पोल है, कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ, तो उसके लिए आप याद रखें जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल होगा। इस तरीके से आप एन को एंटी क्लॉकवाइज के रूप में शो कर सकते हैं। क्लियर। और जो क्लॉकवाइज है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी एस को हम क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं। क्लियर। तो ये थे हमारे पास
डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर हमें एक्सियल लाइन पर कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो मैक्सिमम का है सेंटर पर। अब सेंटर से जैसे जैसे आप ज्यादा डिस्टेंस पर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, चाहे आप इस साइड चले जाए और चाहे आप उस साइड चले जाए। यानी कि अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, आप इसको नोट करो, क्लियर, अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस ऑन एक्सियल लाइन फ्रॉम सेंटर। अब देखो हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इधर मैग्नेटिक फील्ड लेकर चल रहे हैं, इधर ये आर डिस्टेंस है हमारी, क्लियर, ये सेंटर है, ये आर डिस्टेंस है इधर, क्लियर, दोनों साइड होगी, ये सेंटर है ओ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम है सेंटर पर और उसके बाद लगातार डिक्रीज होती जा रही है। इसी तरीके से इस साइड भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मैक्सिमम और उसके बाद डिक्रीज होती जा रही है। यानी ये जो है ये हमारे पास ग्राफ होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सियल लाइन, क्लियर। तो आज आप इस टॉपिक को कंप्लीट करें, कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।